गुड मॉर्निंग इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का न्यू लाइट के इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल यूनिक चीज। ये आप धन्यवाद दीजिए न्यू लाइट को और सिंह सर को जो इतना सोचते हैं आपके बारे में, और ये चीज बहुत जरूरी है। देखो, होता क्या है कि हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट हो जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट गलत रहते हैं, उनको सही करने की डायरेक्शन में कुछ नहीं होता है। और यही सोच हमारे सिंह सर की है। और न्यू लाइटियंस, अब हम आप लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी चीज जो कोई कोचिंग इस समय आपको नहीं दे रही है। ये टेस्ट हम लोगों का हुआ था कल, और इसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चन छांटे हैं जो ज्यादातर बच्चों के गलत हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, इसमें और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है। तो आपकी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर के अधिकतर बच्चों के गलत हुए हैं या हो जाते हैं, हम लोग उनको दोबारा डिस्कस करने के लिए आए हैं। और कुछ इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि आगे ये आपके कभी गलत ना हो। तो बच्चों, छोटा सा वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। और हम लोग पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन वेव का है। ये क्वेश्चन 1010 बच्चों ने गलत किया। अब इसमें है क्या, कुछ खास तो नहीं है इसमें। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट both in a gas and in a metal, in a gas but not in a metal, not in a gas but in a metal, neither in a gas nor in a metal। ये थोड़ा शुद्ध थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको मालूम है बेटा कि वेव कई तरीके की होती हैं। अगर हम वेव की बात करें तो एक ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव, और तीसरी होती है मैटर वेव। तो इसमें देखो, मैटर वेव की तो हम लोग बात नहीं करते हैं। मैटर वेव की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि मैटर वेव एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। जब कोई पार्टिकल चलता है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड मानी जा सकती है, क्योंकि वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैटर वेव का जब क्वेश्चन बनेगा तो उसके साथ डी ब्रोगली वाला टर्म आएगा, और तब वो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ये मैटर वेव का है। जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये वेव कितनी तरीके की हो सकती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, एक ट्रांसवर्स होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल कब बनती है और ट्रांसवर्स कब बनती है? तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस तो आप लोग जानते ही होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्टरबेंस जो वेव क्रिएट करती है, याद रखिए, वेव का मतलब होता है ए डिस्टरबेंस विच प्रोपेगेट इन ए मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, एंड इट ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू द अनदर पार्टिकल। तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑलवेज ट्रांसवर्स, ये हमेशा ट्रांसवर्स होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल क्या है? लाइट है, एक्सरे है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और जब ये चलती हैं तो क्या डिस्टरबेंस के रूप में होता है? आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, और वही ये क्रिएट करती हैं। चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड्स रहती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं। ये किसी भी मीडियम में बन सकती हैं, इवन वैक्यूम में भी बन सकती हैं। अब दूसरी चीज, मैकेनिकल वेव।
तो मैकेनिकल वेव सिर्फ उन्हीं मीडियम में बनती हैं जिसमें इलास्टिसिटी होती है और इनर्शिया होती है। इलास्टिसिटी क्यों जरूरी है और इनर्शिया क्यों जरूरी है? देखिए, अगर वेव बनती है तो मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होता है। अब अगर वो डिस्टर्ब हो गया अपनी जगह से तो उसे वापस भी आना है, तो अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो वापस नहीं आ पाएगा। और फिर इनर्शिया की क्यों जरूरत है? क्योंकि अब इस डिस्टरबेंस को दूसरे पार्टिकल को भेजना है, डिस्टरबेंस प्रोपेगेट करना है ना। तो अगर इनर्शिया नहीं होगी तो वो पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसलिए मीडियम में दोनों ही प्रॉपर्टी होनी जरूरी है जिससे कि मैकेनिकल वेव बने। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं बन सकती क्योंकि उसमें मीडियम ही नहीं होता है। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का क्या चक्कर है? तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास बल्क मॉडुलस इफेक्टिव होता है, यंग मॉडुलस इफेक्टिव होता है, और ट्रांसवर्स वेव शियर मॉडुलस पर डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास ये ट्रांसवर्स, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव लिक्विड और गैस में बननी मुश्किल है क्योंकि आपको मालूम है कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड हैं एंड दे कैन नॉट रेजिस्ट शियर मॉडुलस। अगर उसके ऊपर शियर स्ट्रेन लगाएंगे, शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो ये मीडियम पार्टिकल फ्लो करने लगते हैं। इसलिए लिक्विड और गैसियस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती हैं और सॉलिड में बन सकती हैं सरफेस पर, क्योंकि हमेशा शियर मॉडुलस की प्रॉपर्टी सरफेस पे लगती है। तो अगर इस हिसाब से हम इसका आंसर दें तो पहली बात तो ये समझो कि ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मैटर वेव का क्वेश्चन आता है तो वो अपने आप में अलग से ही दिखता है, तो इसको हम लोग मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव मान के चल रहे हैं। तो ये गैस में नहीं बन सकती, पहला गलत है, गैस में नहीं बन सकती इन्हें। और इसलिए दूसरा भी गलत है, नॉट इन ए गैस बट इन ए मेटल, ये वाला सही हो गया। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज और बता दें थोड़ी सी, इसके आगे भी क्या हो सकता है। कुछ लिक्विड्स और गैसेस में जिसमें विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होता है, उसकी वजह से उनकी सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव बन सकती है, जैसे वाटर रिपल्स। अगर आप पानी में कोई पत्थर फेंक देंगे तो जो वाटर रिपल्स के वाइब्रेशंस होते हैं वो ना तो पूरी तरीके से ट्रांसवर्स होते हैं ना पूरी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। वाटर के पार्टिकल एक इलिप्स में ऐसे ऐसे घूमा करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी सॉलिड में भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव बीच में बन सकती हैं। वैसे जब भी सॉलिड पे ट्रांसवर्स वेव बनती हैं तो वो सरफेस पर बनती हैं, लेकिन कभी कभी अंदर भी बन सकती हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि उस सरफेस का, उस सॉलिड का स्ट्रक्चर लेयर्स में हो। जैसे अर्थ की क्रस्ट है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, शेयर स्ट्रेन हो सकती है। तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर सॉलिड वेव, ट्रांसवर्स वेव बन सकती हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में जहाँ से ये भूकंप उठता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। वहाँ से दोनों तरीके की वेव बनती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल चलती है, एक ट्रांसवर्स वेव चलती है। मेटल के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती हैं, ये सरफेस पे ही बनेंगी क्योंकि मेटल का स्ट्रक्चर लेयर्ड नहीं होता है। अब अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, इसके अंदर बन सकती हैं ट्रांसवर्स वेव, लेकिन डायमंड के अंदर नहीं बन सकती। तो अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कभी भी क्लियर नहीं होगा।
और अगर और भी कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज रेडिएटेड बाई, तो ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबके बारे में बता देता हूं। स्टेशनरी चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों टाइम के साथ बदलती हैं। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ चेंज होती हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो चार्ज अगर चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी। एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मूव कर रहा है, और साथ में रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ, एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन में ये तो रेडिएशन देगा, लेकिन ये रेडिएशन नहीं देगा, इसलिए चौथा वाले ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना। अब आपको एक चीज और भी बता दें कि अगर एक वायर है, इसमें से करंट बह रही है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इन डेप्थ इन सब के रीजंस हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज वीडियो इज अवर शॉर्ट, बट ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको कभी गलत मत करके आना। स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर ओनली मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन एट ऑल, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों कांस्टेंट नहीं होंगी, टाइम वेरिंग होती हैं। अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो ये सब कुछ कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ में रेडिएटेड एनर्जी। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को भी 1159 लोगों ने गलत किया, जबकि सिर्फ ये वैल्यूज याद करके आंसर देना था। अब मत गलत करके आना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको थोड़ा सा हम बाद में लेंगे। अब इधर वाला देखो, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है, और इनको एक वायर से ज्वाइन कर दिया। तो अब आपको मालूम है कि अगर आप किसी भी दो स्फीयर को वायर से ज्वाइन कर देंगे, तो अगर इन पे जो भी चार्ज होगा, इनके पोटेंशियल होंगे, चार्ज फ्लो करके दोनों का पोटेंशियल सेम कर देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और इनके पोटेंशियल बराबर है। तो K Q1 अपॉन A इज इक्वल टू K Q2 अपॉन B। इसका मतलब है Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B। यानी ये चार्जेस दोनों की रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला चीज, अगर आप इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो आप लोग निकाल के देखना क्या होगा। सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा Q1 अपॉन ए स्क्वायर, सिग्मा 2 हो जाएगा 4 पाई, इसका एरिया इतना होता है, Q2 अपॉन बी स्क्वायर 4 पाई। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन ए स्क्वायर, और अपॉन Q2 नीचे ये बी स्क्वायर, लेकिन Q1 अपॉन Q2 का रेशियो होता है A अपॉन B, और B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा B अपॉन A। तो जब दो मेटल स्फीयर को वायर से जोड़ेंगे तो उन पे चार्जेस के रेशियो A अपॉन B होंगे, और
उनकी चार्ज डेंसिटी का रेशियो B/A होगा। हमें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना था, तो E1/E2 क्या होगा? तो आप जानते हो कंडक्टर पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0। तो यही रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो जाएगा B/A। और चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। E1 बराबर कितना हो जाएगा? KQ1/A² और E2 कितना हो जाएगा? KQ2/B²। तो E1 E2 का रेशियो फिर वही आ जाएगा Q1/A² प्लस B²/Q2। तो अल्टीमेटली सॉल्व होके आंसर B/A होगा। तो आगे से मत गलत करना, जब मेटल स्फीयर को जोड़ोगे तो उनमें पोटेंशियल का रेशियो बराबर होगा, चार्जेस का रेशियो A/B होगा, रेडियस का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो B/A होगा और उनकी चार्ज डेंसिटी का रेशियो भी B/A होगा। चलो अब जल्दी से जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस प्लेस्ड इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। तो ये Q1 है, मान लो ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, वैक्यूम है, और पूछ रहे हैं कि मिनिमम फोर्स उनके बीच में क्या होगा। पहले फोर्स का फार्मूला लिखो, F बराबर K Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे फोर्स कम कब होगा? जब या तो डिस्टेंस ज्यादा हो, तो डिस्टेंस तो उसने फिक्स कर दी है, उसके लिए तो बाबू आप कुछ कर नहीं सकते हो। और मीडियम में कोई भर दो तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स कम होता है, वो भी आप नहीं कर सकते हो। वैक्यूम पर भी उसने पैरा लगा दिया है, कहा मीडियम वैक्यूम ही होना चाहिए। तो ये फोर्स मिनिमम कैसे आएगा? यस, यहां से ये आएगा। देखो Q1 Q2 जितना कम होगा ये फोर्स उतना ही कम होगा। अब Q1 Q2 सबसे ज्यादा कम कितना हो सकता है? तो जरा याद करो, सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज होता है E। तो ये प्रोडक्ट, ये फोर्स Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, यही इस क्वेश्चन का क्लू है कि ये फोर्स मिनिमम तब होगा जब Q1 Q2 मिनिमम होगा। और Q1 Q2 मिनिमम कब होगा? जब दोनों चार्जेस अपनी मिनिमम वैल्यू लेंगे, और स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है दुनिया में वो E है। अब ये फोर्स मिनिमम वाला निकाल लो, ये 9 × 10⁹ K हो गया, ये E × E हो गया, और डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, E की वैल्यू सब लोग जानते होंगे 1.6 × 10⁻19, और ये आंसर 4 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से उसने क्या किया, कूलाम्स लॉ का यूज करा के तुम लोगों से ये पूछ लिया कि ये बताओ कि मिनिमम चार्ज कितना होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया, with rise the temperature the dielectric constant K of liquid is। तो ये टोटल थ्योरी का क्वेश्चन है, और बेटा इसको याद कर लीजिए आप बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप लोग 3-4 चीजें याद कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का 1 माना जाता है, ये सबसे छोटा होता है। एयर का भी लगभग 1 माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.003 होता है। तो सारे प्रैक्टिकल केस में इसकी वैल्यू 1 ही मानी जाती है। कंडक्टर या मेटल के लिए ये इंफिनिटी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात जिस पे क्वेश्चन पूछता है, अगर वैक्यूम नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का निगेटिव नहीं हो सकता है, प्योर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट -5 नहीं हो सकता है, -4 नहीं हो सकता है, 1/2 या 0.3 या 0.4 नहीं हो सकता है। टेम्परेचर के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज करता है। अब कैसे डिक्रीज करता है? तो आई एम वेरी सॉरी टू से ये थ्योरी थोड़ी सी
काफी डेप्थ की है और ये आपके सिलेबस से बाहर की भी है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मीडियम के मॉलिक्यूल, उनका जो पोलराइजेशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो हमेशा आज के बाद गलत मत करिएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। चार्ज बॉडी बहुत तेज चलती है, तो आइंस्टीन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी चलने लगे और काफी तेज चले तो उसकी मास बढ़ जाता है। v²/c², ये फॉर्मूला है। चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है। पार्टिकल चाहे जितना तेज चले उसके चार्ज पर कोई असर नहीं होता। तो अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू करता है, चार्ज पे कोई असर नहीं, चाहे जितना तेज हो, और मास उसका बढ़ेगा। अगर बहुत तेज चल रहा है तो मास बढ़ जाता है, इस फॉर्मूले से बढ़ जाता है। स्पेसिफिक चार्ज मैंने बताया था, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m। अब पार्टिकल बहुत तेज चलने लगा, Q तो बदला नहीं लेकिन मास बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत तेज चल रहा है। इस फार्मूले से नया मास आ जाएगा, तो चार्ज वही रहा, मास बढ़ गया तेज चलने पे, तो ये स्पेसिफिक चार्ज जो Q/m होता है ये डिक्रीज कर जाएगा। ओके, अच्छा, अब देखो ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस r है। अब अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको कोई चार्ज दोगे तो इस पे यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब इसके सामने स्मॉल r डिस्टेंस पर एक चार्ज q रख दिया गया, तो q चार्ज के इंडक्शन से इस पर चार्ज डेवलप होगा और सामने की तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा और पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप हमसे ये पूछो कि ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसकी कुछ कंडीशन है, और बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। पॉइजन्स और लॉप्लास इक्वेशन लगा के निकालते हैं, तो उसकी बात छोड़ो। लेकिन दो चीजें याद रखो, अगर ये मेटल का या कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो यहां पे आप सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब 0 कैसे आएगी, देखो यहां पर दो तरह के चार्ज हो गए। एक चार्ज बाहर वाला है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और ये हो जाएगी 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r²। और ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसकी वजह से फील्ड भी होगी, और ये इस तरीके से निकलेगी, चूंकि यहां पर हमें नेट फील्ड 0 चाहिए, मतलब जितनी फील्ड इस चार्ज की वजह से है उतनी ही फील्ड इस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगी। तो इसको E मान लो, तो E की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। लेकिन डायरेक्शन इसकी Q वाली फील्ड की डायरेक्शन की उल्टी है, तो यहां पर एक माइनस साइन लगा दो। और यही तो वो पूछ रहा है, फील्ड ड्यू टू दी स्फीयर। फील्ड ड्यू टू दी स्फीयर मतलब फील्ड ड्यू टू दी चार्ज ऑन दी स्फीयर। तो हमारे पास स्फीयर के चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फील्ड इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी। इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे कहा जाए कि इस पे पोटेंशियल बताओ,
तो पोटेंशियल क्या निकलेगा? अब कंडक्टर में सब जगह पोटेंशियल बराबर होगा, तो पोटेंशियल चाहे यहाँ पूछे, चाहे यहाँ पूछे, चाहे यहाँ पूछे, वही होगा जो सेंटर पे भी होगा। अब सेंटर पर पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या बता सकते हो? पोटेंशियल मान लो ये चार्ज dq है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल dq/r हो गया, इसकी वजह से पोटेंशियल भी dq/r होगा। सारे चार्जेस की डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा? इन सारे चार्जेस का सम अपॉन r, और इन सारे चार्जेस का सम 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेटल पे कोई चार्ज थोड़ी ना था और ये आइसोलेटेड भी है, ना इस पर कहीं से चार्ज आ सकता है, ना कहीं पे इस पे चार्ज जा सकता है। तो इसका मतलब है टोटल चार्ज 0 ही है, जितना इधर निगेटिव आया है उतना ही इधर पॉजिटिव आएगा। तो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, यानी सेंटर पर जो भी पोटेंशियल है वो इतना ही है। और चूंकि कंडक्टर है तो इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होते हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होगा। तो बेटा ये हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि जो क्वेश्चन मोस्टली गलत कर देते हैं बच्चे, उनको थोड़ा ज़्यादा एलिबरेट करके एक्सप्लेन करें। आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे न्यूलाइट और सिंह सर को धन्यवाद बहुत दीजिएगा, जिनकी यूनिक सोच की वजह से ये एक ऐसा पॉइंट हुआ है जिससे आपके नंबर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि भाई नंबर कहाँ कटते हैं? जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, और गलत हो जाते हैं तो उनका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। टेस्ट दिया, गलत कर दिया, दोबारा दिया, फिर गलत कर दिया। तो हम लोग इसको हमने कोशिश की। तो गुड बाय बच्चों। अगर किसी और चीज की डिमांड हो तो वो भी कमेंट करना, शेयर करना, न्यूलाइट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही नई नई चीजें लेकर के हम लोग आते रहें।